हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट 10 है, प्रैक्टिस सेट 10 है और हमने 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो हमारे लाइव क्लास में भी है और वीडियो में भी उपलब्ध है। आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा और जितने लोग के पास ये वीडियो नए लोग के पास पहुंच रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। आप सभी से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लाइम जल है। क्या है लाइम जल? लाइम जल किसको कहते हैं? तो चूने को, पानी को क्या कहते हैं? लाइम जल कहते हैं। चूने को पानी को। पहला ऑप्शन है CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना, इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं रहता। उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, ये भी गलत है। कैल्शियम हाइड्रॉक्स, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूने के पानी जिसमें जल मिला रहेगा वही तो होता है चूने का पानी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? खतरे का सिग्नल, पहला ऑप्शन है बैगनी रंग, दूसरा ऑप्शन है लाल रंग, तीसरा ऑप्शन है नीला, चौथा पीला। तो खतरे के सिग्नल के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? जैसे डॉक्टर में, हॉस्पिटल में प्लस का निशान और एम्बुलेंस में प्लस का निशान, उसके बाद रोड पे रेड सिग्नल। ये लाल रंग का होता है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, क्योंकि जो खतरा का मतलब लाल रंग है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है और यह हमें दूर से भी दिखाई देती है, इसलिए लाल रंग खतरे को सिग्नल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? मानव का उद्भव स्थान, पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका, चौथा भारत। तो मानव का उद्भव स्थान कौन सा है? तो मानव का उद्भव स्थान जो है मूल रूप से अफ्रीका है, क्योंकि जो वर्तमान मानव हैं उनकी आबादी में DNA में पाए जाने वाले जो उत्परिवर्तन के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि अफ्रीका से ही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की प्रतिशतता, पहला ऑप्शन है 0.06, दूसरा ऑप्शन 0.2, 0.003, तीसरा ऑप्शन 0.4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78.8%। ये है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। तो नाइट्रोजन इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो व्हिटकर ने वर्गीकरण कब किया था? व्हिटकर ने वर्गीकरण 1969 ईस्वी में किया था, 69 ईस्वी में किया था। और कितने जगत का उपयोग किया था? 5 जगत का उपयोग किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 5 जगत कौन है? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनीमिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता क्या है? सभी कशेरुकियों की, पहला ऑप्शन है शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजन, दूसरा ऑप्शन है कार्यात्मक उपांगों के 2 जोड़े, तीसरा ऑप्शन है बहिकंकाल, चौथा ऑप्शन है सिर। सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है? तो सभी कशेरुकी का मतलब क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, उसे कशेरुकी कहते हैं। तो उसमें सबसे सामान्य विशेषता क्या है? सिर उपस्थित होता है, सिर खोपड़ी उपस्थित होता है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा ऑप्शन है श्रवण, तीसरा ऑप्शन है बुडेशन, चौथा वाष्पीकरण। तो पत्ती है और पत्ती का धीरे धीरे किनारों करके बूंद से निकलता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बिंदु सराव कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु सराव कहते हैं। बिंदु सराव को क्या कहेंगे? गुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटेशन कहते हैं। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्रतिरोधक चित्रांश से एक त्रिभुज ABC भुजाओं में क्रम में जोड़े गए हैं, A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, यहाँ पे क्या होता है कि कैसा चित्र है? यहाँ पे हम देखते हैं कि ये और ये क्या ऐसा है, इसको अगर सीधा कर दे तो कैसा श्रेणी क्रम में आ जाएगा। कैसा क्रम में आ जाएगा? श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर क्या होता है? R1 + R2, ये हो जाएगा और इसको हम R3 मान लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? R3 मान लिए। अब 60 और 100 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 और 100 कितना हो जाएगा? 160 ओम हो जाएगा। यानी कि R बराबर क्या? अब ये जब सीधा हो गया तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये और ये किस क्रम में आ गए? समांतर क्रम में आ गए। समांतर क्रम में आने के लिए क्या हो जाएगा?
आर, यहाँ R4 कर लेना था, यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा, R4 प्लस 1/R4 प्लस 1/R3, ये फार्मूला लगेगा बटे वाला, 1/R बराबर क्या होगा, 1/R4 प्लस 1/R3। तो 1/4 कितना निकाले हम, 160 निकाले, और 1/3 कितना है, 1/3 है 140, तो 140, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 160 ही आएगा, 160 एलसीएम आएगा, तो इसमें 160 से गुणा 1, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, 4 से गुणा, तो आ जाएगा कितना। अब हम इसको पलट देंगे, तो कितना, 5/160 आया है, 5/160 बराबर इधर कितना है, 1/R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 160/5, इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 32 ओम, कितना आ जाएगा, 32 ओम। इसलिए इसका राइट जवाब कहाँ पे है, 32, बी है, क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है मध्य पटलिका, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोलेमा, चौथा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो रिक्तिका को या रसधानी को चारों ओर से एक झिल्ली घेरी होती है, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिका जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिका में स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिकाओं में रिक्तिका क्या होती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम जो है एक थी नाभिकीय ऊर्जा है केंद्र है, वह भारत के किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसकी क्षमता जो है, विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है, 6000 मेगावाट, इसकी जो क्षमता है उतना 6000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MACS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाले कीट मुक्त प्रजाति है, किसकी है। पहला ऑप्शन है चावल की, दूसरा ऑप्शन है गेहूं की, तीसरा ऑप्शन है दलहन की, चौथा ऑप्शन है सोयाबीन की। तो MACS 1407 ये किसकी एक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किसकी है। तो यह सोयाबीन की है, किसकी है, सोयाबीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पराध्वनि तरंगों का, दूसरा ऑप्शन है सुनने योग्य तरंगों का, तीसरा ऑप्शन है अवश्रव तरंगों का, चौथा रोडीय तरंग। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किस तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो मतलब सोनार एक ऐसी जिसमें समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसमें कौन से तरंगों का उपयोग करें, पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल मिश्रण है, जल किसका मिश्रण है। पहला ऑप्शन है द्रव और द्रव का, दूसरा ऑप्शन है गैस तथा गैस का, तीसरा ऑप्शन है द्रव और ठोस का, चौथा ठोस और ठोस का। जल किसका मिश्रण है, जल एक कोलाइडी विलयन है, कैसा है, कोलाइडी विलयन है। और ये किसका मिश्रण है, ये द्रव और ठोस का मिश्रण है, द्रव और ठोस का मिश्रण, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन कितने डिग्री पर पिघलता है, कितने डिग्री ताप पर पिघलता है। पहला ऑप्शन है 2000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 1520 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 3025 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 3422 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये किस डिग्री पर पिघलता है, ये 3422 डिग्री पर पिघलता है। 3422 डिग्री पर विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक उच्च होता है और यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस पर ताप उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल देता है, पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करने पर वापस लौट जाता है, तो बालक का औसत वेग होगा, औसत वेग। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक बालक
एक बालक ए से बी गया, कितना मीटर? 100 मीटर की दूरी, और कुल 100 मीटर की दूरी गया और कितना सेकंड चला? 50 सेकंड में तय किया, 50 सेकंड में चला, फिर 50 सेकंड में तय वापस किया, मतलब ए से बी गया और 100 मीटर की दूरी चला, 50 सेकंड में तय किया। फिर वो क्या कह रहा है कि फिर वो यहाँ से दिशा बदल लिया, फिर घर आना चाहता है, फिर 50 सेकंड में 100, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? तो 100 चला था, 100 वापस आ गया, कुल विस्थापन हुआ 0, और टाइम कितना हुआ? 50 लगा था, 50 और कितना हो गया? 50 + 50, कुल विस्थापन बटे समय हुआ। तो वेग कितना हुआ? विस्थापन बटे समय, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकेंड। किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, इसलिए 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? सबसे सक्रिय धातु, पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है कॉपर, चौथा ऑप्शन है पारा। सबसे सक्रिय धातु, तो विकल्प के अनुसार जो है, इसके अनुसार जो है, चारों विकल्प के अनुसार लोहा जो है सबसे सक्रिय है, लेकिन वास्तविक रूप से सबसे सक्रिय धातु जो कौन सा होगा? पोटेशियम होगा। सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम होगा, और उसका डिनोट क्या किससे करते हैं? के से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? एथेनोइक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है? इनमें कोई नहीं, दूसरा है टॉलेंस रिएजेंट, तीसरा है फेहलिंग विलयन, चौथा सिरका। तो एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल जब किसी जल में मिला होता है तो उसको सिरका कहेंगे, सिरका बन जाता है। और उसमें कितना परसेंट एथेनोइक अम्ल होता है? 5 से 8% तक एथेनोइक अम्ल होता है, तो वह सिरका होता है, और इस सिरका का उपयोग अचार बनाने में रक्षक में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या हो जाती हैं? पहला गर्म हो जाती हैं, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है ताप बढ़ जाती है, चौथा है ठंडी होती हैं। तो वाष्पीकरण जब हो जाएगा तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं? वाष्पीकरण हो जाता है तो वस्तुएं ठंडी हो जाती हैं। वस्तुएं क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सतह की शीतल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम और 4 यम द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गति ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? v1, मान लिया चलाए में उनके वेग का अनुपात, मान लिया v1 और v2 दो वेग हों, और मतलब एक वस्तु का द्रव्यमान क्या हो? यम हो, और एक वस्तु का द्रव्यमान क्या हो? 4 यम हो, तो उनके वेग में अनुपात क्या होगा? तो वेग में अनुपात, तो ये दोनों का हम वेग बराबर क्या हो जाता है? संवेग का फार्मूला रख लेते हैं, तो mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर v1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/2, और 4 यम गुणे v2 स्क्वायर, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/2 कैंसिल, यम कैंसिल, और v2 को हम इधर ले जाएंगे तो v1/v2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ बचेगा 4/1 बचेगा। तो 4/1 जब बचेगा तो 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2, और 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियोट्रॉपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? पहला ऑप्शन है पोषक तत्व, दूसरा सूरज की रोशनी, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की नमी, चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। जियोट्रॉपिज्म, तो जियोट्रॉपिज्म होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है, जिसके कारण जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं और तने पत्ती ऊपर आदि प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। आ गए हमारे जीके जीएस के प्रश्न, सामाजिक अध्ययन। पहला प्रश्न क्या है इसमें? भूमि जो एक या अधिक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे के रूप में जाना जाता है। एक से कम, ये मतलब एक से कम ही समय के लिए, वर्ष के लिए छोड़ी जाती है, उसी को क्या कहते हैं? पहला है सकल फसली क्षेत्र, दूसरा है कृषि योग्य बंजर भूमि, तीसरा है वर्तमान परती, चौथा है चराई भूमि।
तो उसे क्या कहते हैं, जब 1 वर्ष से कम के लिए छोड़ी जाती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे वर्तमान परती कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, वर्तमान परती कहेंगे। रखने के लिए भूमि का परती रखना एक सांस्कृतिक क्या है, चलन है। परती बनाकर भूमि को उपज के रूप के लिए बनाए रखना क्या होता है, परती चलन है, सांस्कृतिक चलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था। पहला ऑप्शन है लॉजन की संधि, दूसरा ऑप्शन है गेंट की संधि, तीसरा ऑप्शन है वर्साई की संधि, चौथा ऑप्शन है पेरिस की संधि। तो राष्ट्र जो संघ की स्थापना कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब समाप्त हुआ था, कब समाप्त हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। और उसके बाद वर्साई की संधि के तहत 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और शांति और सुरक्षा स्थापित करना था। और राष्ट्र संघ के उत्तराधार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरू सीताराम राजू कौन थे। अल्लूरू सीताराम राजू कौन थे। पहला ऑप्शन है आंध्र का निवासी था, दूसरा ऑप्शन है वन अधिकारी था, तीसरा ऑप्शन है संत था, चौथा ऑप्शन है उग्रवादी था। तो अल्लूरू सीताराम राजू आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी था। आंध्र प्रदेश का क्या था, आदिवासी था। उन्होंने पूर्वी घाट क्षेत्र में एक गुरिल्ला अभियान का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी वन कानूनों और नीतियों के खिलाफ आदिवासी लोगों को एकजुट कर लड़ाई लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। कब हुआ था, 1984 में। और भोपाल के यूनियन कार्बन इंडिया कीटनाशक संयंत्र से कौन सा मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें भारी संख्या में लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है चिली, तीसरा है रूस, चौथा है पोलैंड। तो जारूजेलस्की जो है ये पोलैंड के थे। जारूजेलस्की पोलैंड के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1989 से 1990 तक था। 1990 तक था। पोलैंड वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, एंड्रेज डूडा हैं, और जो 2015 से अब तक बने हुए हैं, एंड्रेज डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल, खाने योग्य फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा कपास, चौथा मक्का। तो खाने योग्य फसल नहीं है कौन, तो जो ये कपास है ये तो रेशम देने वाला फल है, पौधा है ना, तो फसल है, तो ये इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जितने लोग भी नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम की और अधिक वीडियो बना सके आप लोगों से के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। पहला ऑप्शन असम, दूसरा बिहार, तीसरा गोवा, चौथा सिक्किम। सर्वाधिक जो कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो सिक्किम जो राज्य में है सबसे कम जनसंख्या, और सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पहला ऑप्शन है 1664, दूसरा ऑप्शन है 1602, तीसरा ऑप्शन 1600, चौथा ऑप्शन 1628। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1600 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी का स्थापना, और वर्ष 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में एक शासकीय निकाय में क्या हो गई, बदल गई, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1664 में क्या हुई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1610 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1458 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G77 की
स्थापना कब हुई थी? G77 की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1965 में, दूसरा ऑप्शन 1966 में, तीसरा ऑप्शन 1967 में, चौथा ऑप्शन 1964 में। तो G77 की स्थापना कब हुई थी? जून 1964 ईस्वी में G77 क्या हुआ था? 77 विकासशील देशों द्वारा की गई थी। 1964 में, जून 1964 ईस्वी में। और कितने देशों द्वारा बनाई गई थी? 77 विकासशील देशों द्वारा, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? गंडक नदी को पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा त्रिशूल, तीसरा काली गंडक, चौथा नारायणी। तो गंडक नदी को किस नाम से नेपाल में जानते हैं? नारायणी नदी के रूप में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से हुई थी और यह नदी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा पर प्रवेश कर जाती है, प्रवाहित होते हुए हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 जनगणना के अनुसार? पहला ऑप्शन है 1106 व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है 881 व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन 1981 व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है 1872 व्यक्ति। तो कितना 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो देश में सभी राज्यों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा कथन सही है? भारत का कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह धार्मिक सौहार्द का अभाव है, दूसरा यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, तीसरा यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, चौथा यहाँ धर्म की प्रधानता है। तो निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ ये भी तो सौहार्द, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ नहीं, ये नहीं, ये सी वाला, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, महत्वपूर्ण पहलू है, सी इसका इस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या? पहला ऑप्शन है 34, दूसरा 32, तीसरा है 31, चौथा 30। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है कितनी होती है? 34 होती है। कितनी होती है? 34, जिसमें क्या एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की कुल संख्या की 31 से बढ़ाकर 34 की थी। कब की थी? 2019 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, और किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, चौथा है ब्रिटेन में। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 पहलू हैं: परिवीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन, प्रत्याशी वापसी बुलाना और जनमत संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुच्छेद 48A का संबंध है? पहला ऑप्शन है मृदा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है खनिज संपदा संरक्षण से, तीसरा है जल संसाधन संरक्षण से, चौथा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान के अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? पहला संथाली कौन है जिसने मतलब अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन बिरसा मुंडा, दूसरा है कान्हू, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा सिद्धू। तो कौन था? तो जो ये तिलका मांझी है, तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। साथ ही वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी था। कौन है? तिलका मांझी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है 36। तो पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है डॉलर, दूसरा ऑप्शन है डाइचे मार्क, तीसरा ऑप्शन है रूबल, चौथा पाउंड। तो 1948 में जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? डाइचे मार्क था। क्या था? डाइचे मार्क था। वर्तमान में जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या हो गई है? यूरो हो गई है। क्या हो गई है? यूरो हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मी सागर झील, पहला ऑप्शन है दरभंगा में, दूसरा ऑप्शन है बेगूसराय में, तीसरा ऑप्शन है चंपारण में, चौथी है सुपौल में। तो लक्ष्मी सागर झील बिहार के किस ज़िले में है? बिहार के दरभंगा ज़िले में। किस ज़िले में स्थित है? बिहार के दरभंगा ज़िले में स्थित है। आइए देखते हैं हिंदी के प्रश्न दिए गए। जितने लोग नए वीडियो के देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? अल्प बुद्धि, दुर्बुद्धि, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। तो तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम। शाश्वत का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है क्षणिक, दूसरा स्वस्थ, तीसरा चिरंतन, चौथा अस्थायी। शाश्वत का विलोम क्या होता है? शाश्वत का विलोम मतलब शाश्वत का मतलब होता क्या है? शाश्वत का अर्थ क्या है? अनंत, चिरंतर, अस्थायी, यानी कि शाश्वत अस्थायी रहता है, कभी ना हटने वाला। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अस्थायी। क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का। मैं पौधे क्या कर रहा हूँ। था, जगा, लगा, भगा। तो मैं पौधे लगा रहा हूँ, यही सही होगा। मैं पौधे लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आभूषण का पर्यायवाची, पहला ऑप्शन है सलिल, दूसरा अलंकार, तीसरा वसुंधरा, चौथा समास। तो आभूषण अलंकार की शोभा मतलब किसी वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले सब को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर आभूषण भी तो शोभा बढ़ाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी, आभूषण का विलोम अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त। बाल बाल बचना, पहला ऑप्शन है बालों को बचाना, दूसरा संकट से कठिनाई से बचना, तीसरा कठिनाई होना, चौथा आसानी से बचना। तो बहुत टिपिकल मोमेंट्स में बचना, बाल बाल बचना। तो किसी मुसीबत से, बड़ी कठिनाई से बचना। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, दूसरा ऑप्शन है मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही मतलब वाक्य शुद्ध छांटना है। तो मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये सही है। ए, मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ होगा लोहे का चना चबाना। पहला ऑप्शन है अपनी असलियत भूल कर बातें करना, दूसरा भीख मांगकर गुजारा करना, तीसरा है संघर्ष करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का चना चबाने, उस काम को पूरा करने के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा, यानी कि संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है? पहला ऑप्शन है दवाइयाँ, दूसरा ऑप्शन है उज्ज्वल, तीसरा मयंक, चौथा उपयुक्त सभी। तो दवाइयाँ यहाँ दीर्घ ई नहीं होना चाहिए था, उज्ज्वल यहाँ आधा ज और होना चाहिए था, उज्ज्वल। और उसके बाद मयंक उपयुक्त सभी। तो उज्ज्वल यहाँ सही है, दवाइयाँ सही है और मयंक भी सही है। यहाँ ये गलत है, तो शब्द नहीं, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उज्ज्वल कैसा होता? उज्ज्वल ऐसा होना चाहिए। दवाइयाँ सही है, सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमल का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है जलद, दूसरा मदन, तीसरा अरविंद, चौथा अचला। तो कमल का जो पर्यायवाची ये होता है, कमल के जब यहाँ जलज होता तब तो होता कमल का पर्याय, यहाँ दा है तो ये तो बादल का पर्यायवाची हो गया। कमल के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? कमल के पर्याय अरविंद हुआ, नलिन हुआ, सरसिज हुआ, सरोज, राजीव, जलज, सतदल, पंकज आदि हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरविंद। क्या हो गया? अरविंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन समधंधी, दूसरा ऑप्शन है समधंधी, तीसरा ऑप्शन है सनधंधीन, चौथा सनधंधीन। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित किस में समास है? पहला ऑप्शन है राजाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राजा रानी, तीसरा यथाशक्ति, चौथा उपयुक्त सभी में। तो राजा अध्यक्ष ये कौन सा समास हो? ये हो गया तत्पुरुष समास। और राजा रानी द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लगा है। और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास लगा, यानी कि ये सभी समास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का शब्द का पुल्लिंग रूप है नदी का? पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा नहर, तीसरा नद, चौथा समुद्र। तो नदी का पुल्लिंग क्या होगा? नद होगा। क्या होगा? नद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग, अहिर का पहला अहिरन, दूसरा है अहिरिन, तीसरा है अहिरीन, चौथा समुद्र। तो अहिर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अहिरिन होगा। क्या होगा? अहिरिन। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर, पहला ऑप्शन है बर्फ, दूसरा पानी, तीसरा ऑप्शन है हाथी, चौथा हस्त। तो कर का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। हाथी का सूंड होता है, ओला होता है, प्रत्यय होता है, विषय होता है, काम होता है, महसूल होता है, मालगुजारी होता है, छल होता है, युक्त होता है। यहाँ बर्फ जो है इसका अर्थ नहीं होता बर्फ, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो गंदगी, किसी चीज़ से घृणा करना कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान। तो यहाँ गंदगी से, यानी कि इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अपादांग। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सोहन मकान के भीतर में है, सोहन मकान के भीतर है। पहला ऑप्शन में कारक कौन सा है? परसर्ग। पहला ऑप्शन है अधिकरण, दूसरा अपादान, तीसरा संप्रदान, चौथा कर्म। सोहन मकान के भीतर है तो में क्या होता? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान के अधिकरण में। तो में पर कौन सा आता है? अधिकरण, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन है कर्तवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्मवाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, यानी इसमें किसका पत्र लिखने का कार्य होगा? तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्राह्मण उठाओ, कांचे घट जीव डारी फोरी, सकऊ मेरू मूसक जिमतोरी। इसमें कौन सा रस है? जो तुम्हारी कौन सा रज है? तो अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्राह्मण उठाओ, कांचे ढोरी, सकऊ मोरी मूसक जिम तोरी। पहला ऑप्शन है रौद्र, दूसरा ऑप्शन है वीर, तीसरा अद्भुत, चौथा शांत। तो कौन सा रस है इसमें? तो इसमें क्या है? रौद्र रस है, रोने का कार्य हो रहा है, तो इसमें क्या हो जा रहा है? रौद्र रस हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, अंत में गुरु होता है, वे क्या कहलाते हैं? तो जिन मतलब छंद में प्रत्येक चरण में क्या होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में कौन सा होता है? गुरु होता है, उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 और 11 मात्राओं पर यति और 4 चरण युक्त छंद क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा रोला, तीसरा कुंडलियाँ, चौथा चौपाई।
तो 13 और 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण वाले छंद को क्या कहते हैं। जैसे क्या होता है इसमें कि एक मात्रिक छंद होता है, एक छंद के प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और क्या होता है दूसरे और चौथे चरण में 11 होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्व करऊँ रघुनंदन जिन मन माह देखऊँ आपन मूरत सी के छाए, इसमें कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा प्रतीप, चौथा अतिशयोक्ति। इसमें कौन सा अलंकार है। गर्व करूँ रघुनंदन जिन मन माह देखऊँ आपन मूरत सी के छाँ, तो इसमें प्रतीत होने का बात कहा जा रहा है, तो इसमें प्रतीप अलंकार है। कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटपीठ मानहु तड़त रुचि सुचि नौमि जमक सतावर, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा उत्पमा, तीसरा ऑप्शन है उदाहरण, चौथा है उत्प्रेक्षा। इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब दो अलग वस्तुओं के उनके गुणों रूप गुण और धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा होगा। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पट पीठ मानव तड़ित रुचि रुचि नौमि जनक सतावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता चलो लोक लोचन सुखदाता बालक वृंद देखी अति शोभा, और क्या है, चले संग लोचन मनुलोभा। छंद किस प्रकार की है, किसमें कितने चरण आ गए, 4 चरण आ गए। 4 चरण आ गए तो उसमें और कितनी कितनी मात्राएं हैं देख लेते हैं। कितनी कितनी मात्राएं, 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे यहाँ एक ही रहेगा 16। कितने मात्रा आ गए, 16। 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कहाँ पे गलती हो रहा है, 2 4 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे ये हो गया 16 मात्राएं हैं। तो 16 मात्राएं होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जग हित पर प्राण निछावर कर पाता जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता, कौन सा छंद प्रकट हो रहा है। पहला ऑप्शन है हर गीतिका, दूसरा है बरवे, तीसरा ऑप्शन है रोला, चौथा है दोहा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, इसमें कौन सा सम मात्रिक छंद है। इस प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के 11 और 13 पर यति होती हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी रोला हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, रोला हो जाएंगी। ये थे हमारे 119 प्रश्न और हिंदी के प्रश्न सभी थे, और साइंस के क्वेश्चन थे और जीके जीएस के क्वेश्चन थे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा